नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आप विवाद पैदा ना करें, संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी को संसदीय कार्य मंत्री का जवाब। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि इस सत्र का एजेंडा क्या है, इसको लेकर सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार इसका एजेंडा बताए। इसको लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें विशेष सत्र का एजेंडा पूछा गया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि विपक्ष को विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है। आमतौर पर विशेष सत्र से पहले बातचीत होती है और आम सहमति बनाई जाती है। इसका एजेंडा भी पहले से तय होता है और सहमति बनाने की कोशिश होती है। यह पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया है। उनकी इस चिट्ठी का जवाब अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। प्रहलाद जोशी ने अपने पत्र में कहा कि संसद सत्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री को संबोधित अपने पत्र का संदर्भ लें। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि आपको विदित है, अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। लेकिन इसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत बड़ी वैश्विक भूमिका निभाने के लिए तैयार, प्रधानमंत्री के मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू का संकेत। जी हां दोस्तों, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक उथल-पुथल से भरे इस कठिन समय में आगे का रास्ता क्या है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनी कंट्रोल के साथ इंटरव्यू न केवल भारत की वर्तमान अध्यक्षता पर उसकी सोच को उजागर करता है, बल्कि भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण और हमारे देश को दुनिया को क्या प्रदान करना है इस पर भी प्रकाश डालता है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया है कि हम एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में रहते हैं जहां हर देश अपने हितों का ध्यान रखेगा। फिर भी उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने कई देशों का विश्वास अर्जित किया है जो सभी हमारे साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ऐसा करने में सक्षम हैं क्योंकि उनकी सरकार ने विकास और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया है, जिसने समृद्ध लाभांश का भुगतान किया है। इन कारकों ने भारत को न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाया है, बल्कि देश को विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक समाधान पेश करने की क्षमता भी प्रदान की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया रवाना, मेंबर देशों में यूपीआई लॉन्च होने की संभावना, इंडो पैसिफिक में चीनी दखल पर आ सकता है बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज शाम आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हुए। पीएम मोदी का यह दौरा भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट से ठीक 3 दिन पहले है। पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि वे आसियान देशों के नेताओं के साथ भविष्य की पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि आसियान देशों के साथ जुड़ना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। इस विजिट के दौरान पीएम मोदी आसियान यानी कि एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य देशों से व्यापार और सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट के दौरान आसियान देशों में यूपीआई लॉन्च होने की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हो गई है और 8 सितंबर तक चलेगी। पीएम मोदी 6-7 सितंबर को इस समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 18वीं ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल होंगे। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीसीसीआई की फैंस को बड़ी सौगात, विश्व कप 2023 से पहले किया ऐलान, 4 लाख टिकटों की होगी बिक्री, अब मिलेगा खरीदने का मौका। जी हां दोस्तों, भारत में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को देखने का मन बना रहे हैं तो बीसीसीआई ने आपके लिए खुशी की खबर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बुधवार को एक खास घोषणा की गई। बोर्ड अगले फेज के लिए करीब 4 लाख टिकटों की बिक्री करने जा रहा है। भारत में इस साल टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जाना है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाना है। विश्व कप मुकाबलों के टिकटों की भारी मांग को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लगभग 4 लाख टिकट जारी करेगा। बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन 4 लाख टिकटों में भारत के मैचों के कितने प्रतिशत टिकट होंगे। अधिक से अधिक प्रशंसकों तक टिकटों की पहुंच बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी अब साल की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह पक्की कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सीएम के बेटे बोले सनातन प्रथा का विरोधी, उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली के बाद यूपी में एफआईआर, कर्नाटक में भी शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। 4 दिन बाद भी वह अपने बयान पर कायम है। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उदयनिधि ने कहा कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के इनॉग्रेशन पर इनवाइट नहीं करना इसका ताजा उदाहरण है। उधर स्टालिन के बयान पर दिल्ली के बाद अब यूपी में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं बुधवार को कर्नाटक बीजेपी नेता नागराज नायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल खड़े कर दिए। परमेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, इसे किसने बनाया, इसके बारे में किसको पता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नाबालिग को गुजरात हाईकोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति। 6 महीने की गर्भवती है 11 साल की पीड़िता, सगे पिता ने ही किया था दुष्कर्म। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 11 वर्षीय उस किशोरी को करीब 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है, जिसके साथ उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया था। जस्टिस समीर दवे ने वडोदरा के सयाजी राव अस्पताल की रिपोर्ट के बाद अपना फैसला सुनाया। पीड़िता की मां की याचिका पर कोर्ट ने 4 सितंबर को मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह याचिका स्वीकार कर पीड़िता की गर्भावस्था आज से 1 सप्ताह की अवधि के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार भ्रूण करीब 27 सप्ताह का है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसमें से 50,000 रुपए तुरंत अदा करने और बाकी के 2 लाख रुपए उसके नाम पर बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने अस्पताल को भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था। डेडियाना पाड़ा स्थित समृद्ध पुलिस थाने को पीड़िता का गर्भपात कराने के लिए वडोदरा स्थित अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का कार्ड हुआ वायरल, इस दिन होगा वेडिंग रिसेप्शन। जी हां दोस्तों, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी को लेकर खूब चर्चे चल रहे हैं। जब से उनकी सगाई हुई है, उनकी शादी को लेकर सुर्खियां तेज हो गई है। अक्सर कपल को एक साथ स्पॉट किया जाता है। कुछ दिनों से उनकी शादी की डेट फाइनल होने की खबरें आ रही है। वहीं अब परिणीति और राघव की शादी का कार्ड सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का कार्ड जमकर वायरल हो रहा है। इस कार्ड में लिखा है कि आशीर्वाद के साथ मिस्टर पी.एन. चड्ढा जी और मिसेस उषा और सचदेव अलका और सुनील चड्ढा आपको अपने बेटे राघव और परिणीता के रिसेप्शन लंच के लिए इनवाइट करते हैं। कार्ड में रिसेप्शन की तारीख 30 सितंबर लिखी गई है। वहीं वेन्यू ताज चंडीगढ़ लिखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 20 5 स्टार होटल खुलेंगे, हर साल पहुंचेंगे 12 करोड़ भक्त। जी हां दोस्तों, राम नगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है। 5 से 10,000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ से। इसमें रामलला के मंदिर की लागत अलग है। सरकार का टारगेट अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनाने का है। यह इसी से समझा जा सकता है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को पीएम ने अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर दिल्ली में मीटिंग की। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या कमिश्नर और डीएम भी पहुंचे। मंथन हुआ कि आखिर कैसे अयोध्या को और सुंदर और बेहतर बनाया जाए। सियासी लोग इस पूरी कसरत को 2024 के आम चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में सरकार 320 करोड़ की लागत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रही है। 2 फेज में इसे बनाया जा रहा है। रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिल्डिंग भी 80% तक तैयार हो चुकी है। पर्यटन विभाग के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जनवरी से पहले एयरपोर्ट के सेकंड फेज का निर्माण पूरा होने के बाद 700 से ज्यादा यात्रियों को हैंडल किया जा सकता है। एयरपोर्ट से 15 मिनट में राम मंदिर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन बोला भारत के साथ संबंध स्थिर, G20 अध्यक्षता का समर्थन किया, कहा रिश्ते मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का समर्थन किया है। उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को भी स्थिर बताया। दरअसल दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग डेलीगेशन के साथ शामिल होंगे। बैठक से पहले मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा समिट के लिए भारत की मेजबानी का स्वागत किया है। हम सभी सदस्यों के साथ मिलकर इसे कामयाब बनाने के लिए काम करने को तैयार हैं। भारत और चीन के रिश्ते स्थिर हैं और हमने लगातार अलग अलग स्तर पर बातचीत जारी रखी है।